हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड थर्ड सेमेस्टर को लेकर के हमारी जो लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें ये क्वेश्चन नंबर आपका पेपर सेकंड का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो पेपर सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू कानपुर पेपर सेकंड, अकॉर्डिंग टू लखनऊ पेपर थर्ड आपका, ठीक है, जिसका नाम है आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जो पेपर है 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है परामर्श की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं, निर्देशन एवं परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि क्यों अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। यानी कि निर्देशन और परामर्श जो प्रविधियां हैं इनमें साक्षात्कार, इन दोनों को छोड़ करके साक्षात्कार जो प्रविधि है वो ज्यादा क्यों उपयोगी सिद्ध हुई है, इसको स्पष्ट करना है। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के बाद 21-22 में एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, इस बार क्वेश्चन ये आपका पूछा जाएगा डेफिनेटली। इससे पहले जो क्वेश्चन जितने भी करवाए गए हैं, आज 28 में क्वेश्चन करवाया जा रहा है, उससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं उसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, प्लस जितने हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फीस ओनली मात्र केवल 200 होती है कंप्लीट सिलेबस की। पेड नोट्स के लिए आप में 9628182649 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है पेपर सेकंड का। इससे पहले 3 क्वेश्चंस करवा दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि परामर्श की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं। पहले तो हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए तो फिर आंसर आपका डेफिनेटली गलत करेंगे आप। परामर्श की प्रमुख प्रविधियां हमें बतानी है कि कौन कौन सी इसकी मेन प्रविधियां या विधियां होती हैं। निर्देशन और परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि क्यों ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो गई, इन दोनों को छोड़ करके वो हमें क्लैरिफिकेशन देना है। चलिए बात करते हैं, समझते हैं। पहले तो हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसका, है ना, डायरेक्ट नहीं लिखना शुरू करते हैं कि मौन धारण विधि, ये विधि, वो विधि। पहले अवधारणा लिखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझाइए, फिर आगे बढ़िए। मैं रोज एक लॉन्ग क्वेश्चन कराता हूं रात 8 बजे, 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई। देखिए परामर्श का कार्य इतना जटिल है, परामर्श का मतलब काउंसलिंग, ठीक है, परामर्श का मतलब काउंसलिंग यानी कि सलाह देना। यह कार्य इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो परामर्श की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि उसमें कई ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं जहां पे एक ही विधि को लगाना जो है कारगर नहीं होता। अगर हम कोई सवाल भी लगा रहे हैं, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो कई बार एक ही फॉर्मूला हर जगह फिट थोड़ा ना हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 फार्मूला लगाने पड़ते हैं तब क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है ना। वही यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि अगर हम परामर्श का काम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई समस्या आई है, तो ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही सारे स्टूडेंट्स को वही बताते चले जाएं, नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी तो ध्यान में रखना होता है, व्यक्तिगत भिन्नता भी तो होती है। उसके आधार पे सबकी रुचि अलग है, योग्यता अलग है, क्षमता अलग है, तो उसके बेस पे सबको अलग अलग विधि भी बतानी पड़ेगी। सबको अलग नहीं हो सकता, एक विधि से 4 आदमी का काम चल जाए, एक विधि से 10 आदमी का काम चल जाए, लेकिन सबके साथ तो सेम कंडीशन नहीं होगी ना। वही यहाँ पे क्वेश्चन करा कि एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती, अलग अलग प्रविधियों की जरूरत पड़ती है। अतः परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समस्या और सेवार्थी को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप परामर्श काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, उसको सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, तो आपको समस्या को ध्यान में रखना होगा, प्लस जो सेवार्थी आया है, परामर्श प्रार्थी आया है, उसको प्लस उसकी समस्या को पूरी तरीके से ध्यान में रखना होगा। तब आप उचित विधि का प्रयोग करके उसको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, परामर्श की प्रविधियां निम्नलिखित हैं जो परामर्श कार्य में उपबोधक के कार्य को सरल बना देती हैं। यहाँ पे उपबोधक का मतलब होता है जो परामर्श देने का काम करता है वो उपबोधक है। ठीक है, अगर आपको उपबोध लिखा मिल जाए इसका मतलब है वो प्रार्थी है, सेवार्थी है। ठीक है, तो इसमें कई प्रविधियां हैं, हम कुछ प्रविधियां समझानेंगे। ठीक है, सारी प्रविधियां लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रविधियों को हम समझेंगे। पहली है मौन धारण प्रविधि।
मौन धारण प्रविधि का मतलब ये है, मान लीजिए आप काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर के आया है, सॉल्यूशन लेकर के आया है, आप उसको उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे कौन सी विधि पहले अपनानी चाहिए? देखिए, जब परामर्शदाता सेवार्थी की समस्या, अगर यही क्वेश्चन आप किताब में मॉडल पेपर में पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा। जब परामर्शदाता सेवार्थी की समस्या या वार्तालाप को चुपचाप बिना कोई टिप्पणी किए ध्यानपूर्वक सुनता रहता है तो इसे मौन धारण प्रविधि कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर के आया है, आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सिर्फ सुन रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बीच में टोका टाकी नहीं कर रहे हैं, तो ये मौन धारण प्रविधि कहलाएगी। ठीक है, इस प्रविधि में परामर्शदाता बिना किसी बाधा के सेवार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। मान लीजिए यहाँ पे परामर्शदाता मैं हूं और आप अपनी समस्या लेकर के आए हैं, ठीक है, तो मैं जो हूं क्या करूंगा कि बिना किसी बाधा के आपकी समस्या को समझने का प्रयास करूंगा एवं उसके दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, और जो भी आपकी बात है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी दृष्टिकोण है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मौन धारण प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी को अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि इसमें मौन धारण प्रविधि में क्या होता है, जो परामर्शदाता है, जो सलाह देने का काम करेगा, जो आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि जब आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो आपके मुंह से ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बता पाएंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा बता पाएंगे तो हम आपको गहराई से समझ पाएंगे, उसी के बेस पे आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि कभी सेवार्थी बोलना बंद करता है तो परामर्शदाता कुछ बोलकर सेवार्थी को बोलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो सेवार्थी है वो अपनी पूरी बात कह देता है, बोलना बंद कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो परामर्शदाता है वो कुछ बोल करके सेवार्थी को बोलने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे सेवार्थी, मान लीजिए आप हैं, परामर्शदाता मैं हूं, आप मुझे बता रहे हैं, मान लीजिए आप बोलना बंद करते हैं। कैसे? मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मैं जो भी याद करता हूं या जो भी याद करती हूं मैं उसको लिखती भी हूं, उसके बाद फिर सारा भूल जाती हूं, फिर याद करती हूं, फिर भूल जाती हूं। ठीक है, तो मुझे कोई सॉल्यूशन दीजिए। तो मैं अब यहाँ पे आपको आगे बोलने के लिए कैसे प्रेरित करूंगा? मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, अच्छा जो आप लिखती हैं या जो आप लिखते हैं फिर उसको किस तरीके से लिखते हैं? तो आप कहेंगे सर जैसे मैंने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया फिर उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, आप पहले 2 लाइन पढ़िए फिर लिखिए, फिर 2 लाइन पढ़िए फिर लिखिए, फिर 4 लाइन पढ़िए फिर लिखिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप और बताएंगे। तो इस तरीके से हम सेवार्थी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, परामर्शदाता समस्या को अच्छी प्रकार से समझने के बाद अंत में अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वीकृति प्रविधि को समझते हैं। स्वीकृति प्रविधि क्या है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना है इसमें। कैसे? इस प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के द्वारा अपने विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है, अच्छा है इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके उसके विचारों एवं दृष्टिकोण को स्वीकृति प्रदान करता है। आप कोई भी बात बता रहे हैं तो मैं कहता हूं अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो वो कह रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्वीकृति प्रविधि प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य सेवार्थी को अपने विचार एवं दृष्टिकोण को निःसंकोच रूप से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये जो प्रविधि है इसका मतलब ये है कि जो सेवार्थी है वो अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को निःसंकोच भाव से हमारे सामने रख दे, पूरी बात का पूरा जो भी समस्या है उसका पूरा पिटारा खोल करके हमारे सामने रख दे। इसके लिए हमें उसको प्रोत्साहित करना है। ये होती है स्वीकृत प्रविधि। कुल मिलाकर के आप ये समझिए, इसका मतलब ये होता है कि जो आपको प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उसको बीच बीच में टोकते चलिए, ठीक है, अच्छा है, फिर क्या हुआ, अच्छा, इस तरीके से आप इसको स्वीकृत कर सकते हैं। आगे देखिए, पुनरावृत्ति प्रविधि का मतलब होता है बात को रिवाइज करना। जैसे पुनरावृत्ति प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के कथन को दोहराता है ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि परामर्शदाता सजग है। यानी कि आप कोई भी बात उनको बता रहे हैं, परामर्शदाता को बता रहे हैं, तो आपकी बात को दोहराता है। आपने कहा कि मैं जो है दिल्ली गया था, आपने कहा अच्छा आप दिल्ली गए थे, किससे गए थे? ट्रेन से। मैं ट्रेन से। अच्छा आप ट्रेन से गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उनकी बात को रिपीट कर सकते हैं।
ओके, मैं दिल्ली गया था, मैं अपनी कार से दिल्ली गया था। अच्छा, आप अपनी कार से दिल्ली गए थे? हाँ, मैं अपनी कार से दिल्ली गया था। ये होता है रिवाइज कराना ठीक है, पुनरावृत्ति। तो परामर्शदाता सजग है, ये ऐसा इसलिए ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि जो परामर्शदाता है वो सजग है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। परामर्शदाता व्यक्ति के कथन से कोई संशोधन नहीं करता, उसमें कोई संशोधन नहीं करता है ना, कोई करेक्शन नहीं करता, ना तो उसमें कोई स्पष्टीकरण करता है, बस उसकी बात को पुनरावृत्ति कर देता है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि क्या होती है? परामर्शदाता और सेवार्थी दोनों के लिए ही स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। क्लैरिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यदि सेवार्थी द्वारा, परामर्शदाता यानी कि जिसके पास आप समस्या लेकर के गए हैं, सेवार्थी द्वारा कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो परामर्शदाता को सेवार्थी से उसकी बात को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कहना चाहिए या कहता है। इसमें यह स्पष्टीकरण प्रविधि का मतलब यह है कि जो सेवार्थी है, मान लीजिए उसकी बात परामर्शदाता को समझ में नहीं आई तो वो और उससे डिटेल में पूछ सकता है, या जो सेवार्थी है उसको परामर्शदाता की बात समझ में नहीं आई, जो सॉल्यूशन दे रहा है, मान लीजिए मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं और आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे और क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और स्पष्टीकरण मांगेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। ये होता है स्पष्टीकरण। तो ये तो दोनों के लिए आवश्यक है भाई। अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तब भी दिक्कत है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो सेवार्थी के लिए दिक्कत है। इससे समस्या को समझने में आसानी हो जाती है। सामान्य नेतृत्व प्रविधि जो होती है, इसमें क्या होता है? सामान्य नेतृत्व प्रविधि का प्रयोग परामर्शदाता उस समय करता है जब परामर्शदाता यह अनुभव करता है कि सेवार्थी अपने विचार प्रकट करना समाप्त करने वाला है। यानी कि वो ये अगर जब उसे ये लगता है परामर्शदाता को कि सेवार्थी अब अपनी बात को खत्म करने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में कोई प्रश्न पूछ करके सेवार्थी को अपने बारे में और विचारों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मान लीजिए आप मुझे बता रहे हैं कि सर ये सब मैटर हुआ था और फिर हम अपनी कार से दिल्ली चले गए थे। मान लीजिए हम आपसे फिर मान लीजिए आप यहाँ बात को एंड कर रहे हैं कि हम दिल्ली चले गए थे, फिर मैं आपसे पूछता हूँ अच्छा जब आप दिल्ली गए थे तो आपके साथ कौन कौन थे, कितने दोस्त थे, और डिटेल में जब जानने का प्रयास करेंगे तो ये कहता है, तो ये इसका मतलब यह सामान्य नेतृत्व प्रविधि। ठीक है, जब अपनी बात को वो एंड करने वाला होता है। विश्लेषण प्रविधि का मतलब होता है एनालिसिस करना। विश्लेषण प्रविधि में सेवार्थी द्वारा व्यक्त किए गए विचार, समस्याएं और उनसे संबंधित तथ्यों का परामर्शदाता द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण में केवल उन तथ्यों और वक्तव्यों का होना चाहिए जो सेवार्थी द्वारा वर्णित हो, जो उसने वर्णन किया हो, जिनका परामर्शदाता को सेवार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर विश्लेषण नहीं करना चाहिए। यानी कि जो परामर्शदाता है वो उसके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके, करेक्शन करके उसका एनालिसिस नहीं करना चाहिए। जो एग्जैक्ट विचार दिए गए हैं, जो समस्या है उससे संबंधित जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनका विश्लेषण करना चाहिए। इस विश्लेषण में केवल वही फैक्ट्स हों, वही स्टेटमेंट हों जो इस सेवार्थी के द्वारा बताए गए हैं, ना कि आप उसमें कुछ करेक्शन करो, आप उनको तोड़ो मरोड़ो, ऐसा नहीं करना है। निर्देशन, अच्छा ये तो क्वेश्चन का वो पॉइंट हिस्सा हमने पढ़ लिया जितना उन्होंने कहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं, हमने प्रविधियां बता दी। अब कह रहा है कि निर्देशन और परामर्श में साक्षात्कार अधिक उपयोगी क्यों हुआ, ये बात हम यहाँ पे अब समझने वाले हैं। निर्देशन व परामर्श में साक्षात्कार प्रविधि की उपयोगिता देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जिसमें किसी विशेष बात को लेकर के आमने सामने बैठ करके चर्चा की जाती है, वार्तालाप की जाती है, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया जाता है। दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में किया गया बातचीत, आपस में की गई बातचीत, वार्तालाप साक्षात्कार कहलाती है। सूचना देने वाला, सूचना लेने वाला दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। पोलिन के शब्दों में कहा गया है, साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। यानी कि इसमें जो एक व्यक्ति होता है वो, इसमें यही अपेक्षा रहती है कि वो एक अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप किसी अजनबी से ही तो मिलेंगे, है ना। चलिए, पोलिन के शब्दों में हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति के विषय में जानकारी एवं सूचनाएं प्राप्त करने की अमानकीकृत प्रविधि साक्षात्कार कहलाती है। राइट स्टोन हो गए, जस्टमैन हो गए, रॉबिन्सन हो गए, इन्होंने साक्षात्कार प्रविधि के कुछ गुण बताए हैं। वो गुण हम यहाँ पे लिखेंगे, तब पता चलेगा कि ये अधिक
कारगर क्यों सिद्ध हुई? देखिएगा, इसमें एक तो लचीलापन है, ठीक है। लचीलापन का मतलब ये होता है जरूरत पड़ने पर संशोधन कर लेना, किसी भी स्पष्टीकरण को करने की सुविधा होती है, साक्षात्कार करने वाला उत्तरदाता के उत्तरों से संबंधित अन्य प्रश्न भी कर सकता है, साक्षात्कार प्रविधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित अनेक बातों का ज्ञान सरलता से हो जाता है। आप सामने बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, आप और जितना चाहे उतना डिटेल में उनसे बात कर सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार साक्षात्कार को लचीला बनाया जा सकता है। संपूर्ण व्यक्ति को समझने का यह उत्तम प्रविधि है, इससे व्यक्ति की अभिवृत्ति, संवेग, विचार आदि सभी का अध्ययन होता है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास फिर कल मिलेगी आपको 8 बजे। नंबर यही है, ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस प्लस हमारे ये हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। और फटाफट से नंबर पर मैसेज करके आप भी नोट्स ले लीजिए, रामबाण आपके लिए सिद्ध होंगे। और जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा डेफिनेटली आपको पेपर यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लासेज जो हैं, अगर आपने उनको नहीं देखी है, नहीं पूरी प्लेलिस्ट तो बनी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।